Hello friends, welcome back. So this is our class 6th of chapter number 6 banking and lecture number 10th. अभी हमने लास्ट लेक्चर में जो देखा था वो था कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, राइट? तो उसके आगे हम बढ़ेंगे एंड आई नो कि चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो रही हैं क्योंकि लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है, पर ये हमारे बेनिफिट के लिए ही है. सो मैं यही आप सबसे होप करूंगा कि आप लोग अपने घरों में समझदारी से काम लेंगे और पढ़ाई तो हमारी घर में चलेगी जैसे चल रही है और हम इसको कंटिन्यू करेंगे, राइट? तो लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था उसको हम कंटिन्यू करेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट एज अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, राइट? उसमें हमने बैंक रेट देखा था, उसमें हमने रेपो रेट भी देखा था, राइट? हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आज के लेक्चर में देखेंगे कि और भी कौन से टूल हैं जो क्वांटिटेटिव मेथड में है जिसको यूज करके जो सेंट्रल बैंक है वो मनी सप्लाई को या क्रेडिट को कंट्रोल करता है. पक्का? चलिए तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं. छोटी सी बात आपको बता दूं, इसलिए मैं वैसे तो रिवीजन लास्ट लेक्चर में मैं अलग से बनाता हूं, पर अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट का पता होना आपको थोड़ा जरूरी है, इसलिए रिवर्स रेपो रेट आपको क्लियर हो जाएगा. तो हमने दो चीजें पढ़ी थी. बैंक रेट. बैंक रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम आरबीआई फॉर द लॉन्ग टर्म नीड्स, राइट? And repo rate is the rate at which commercial bank borrows money from RBI for their शॉर्ट टर्म नीड्स. पक्का? मैंने कुछ डिफरेंस भी आपको बताया था कि जो आपका रेपो रेट होता है ये सिक्योर्ड रेट होता है, इसमें कोलैटरल सिक्योरिटीज लगानी पड़ती हैं. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या करता है? रेपो रेट नाम ही मैंने आपको बताया था. रेपो का मतलब रीपर्चेज ऑप्शन, आरईपीओ में, आरईपीओ में, आरईपी मींस रीपर्चेज, ओ स्टैंड्स फॉर ऑप्शन. तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि रेपो रेट में जो लोन मिलता है किसको? कमर्शियल बैंक को. किससे? सेंट्रल बैंक से. तो एक कोलैटरल रखने पे मिलता है, दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखने पे मिलता है. अपना जो कमर्शियल बैंक होता है वो सेंट्रल बैंक से बोलता है कि हम आपको अपनी सिक्योरिटीज अभी बेच रहे हैं और हम आपसे इसको वापस खरीद रहेंगे. पक्का? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रीपर्चेज रेट भी कहा जाता है. पक्का? और आपने कंट्रोल प्रोसीजर भी देखा था. आगे बढ़ते हैं थोड़ा और हम ये देखते हैं कि रिवर्स रेपो रेट क्या. रिवर्स रेपो रेट क्या? अगर आपने अभी तक स्क्रीन में पढ़ लिया है तो शायद आपको थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया होगा माइंड में. पक्का? क्यों ऐसा बोल रहे हो? क्योंकि अगर नहीं पढ़ा है तो अभी मेरे साथ पढ़ो और देखो क्या बात हो रही है वहां पे और क्या लिखा हुआ है. रिवर्स रेपो रेट. पक्का? स्क्रीन में देखेंगे रिवर्स रेपो रेट. रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच central bank borrows money from commercial bank. In other words, the rate at which commercial banks lend money to RBI. ये क्या लिख दिया है सर? इसमें ये लिखा हुआ है कि सेंट्रल बैंक बोरोज मनी फॉर कमर्शियल बैंक. सर, जो एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, अगर आप आरबीआई की बात करते हैं जो एक एपेक्स बॉडी है जो सर नोट इश्यू करता है, सर क्या उसको भी पैसे की जरूरत पड़ती है क्या? क्या उसको भी पैसा बोरो करने की जरूरत है, वो भी कमर्शियल बैंक को? कमर्शियल बैंक तो आरबीआई को एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट देखते हैं. तो ऐसा क्या जरूरत पड़ गई आरबीआई को कि कमर्शियल बैंक से लोन लेना पड़ा? बच्चों समझना, लिखने में और समझने में चीजें डिफरेंट होती हैं. पक्का? तो यहां जो आपको लिखा हुआ है वो लिखने में तो आपको ऐसा समझ में आ रहा होगा कि रेपो रेट, सॉरी, रिवर्स रेपो रेट का मतलब ये कि जिस रेट पे सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन लेता है. लिखने में तो यही समझ में आ रहा है. अब समझना क्या, इसको ठीक वैसे ही समझना जैसे वो मम्मी वाला और आप वाला एग्जांपल है, वो मेहमान वाला एग्जांपल. आपके घरों में जब भी मेहमान आते हैं, जब भी वो आपको पैसा देके जाते हैं, मम्मी आपसे पैसा ले लेती है वो. पक्का? मम्मी वो पैसा क्यों लेती है? क्योंकि मम्मी को पता है कि आपके हाथों में अगर ज्यादा पैसे आ जाएंगे तो आप अनाप शनाप खर्चा करेंगे, फालतू में वेस्ट करेंगे. ठीक वैसे ही जब कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं, ज्यादा अमाउंट में मनी होता है, तो सेंट्रल बैंक बच्चों कमर्शियल बैंक को बोलता है कि भाई सुनो, तुम्हारे पास ना बहुत ज्यादा फंड्स हैं, बहुत ज्यादा पैसे हैं, बेटर तुम बहुत ज्यादा लोन बांटोगे, फालतू में लोगों को पैसा दोगे, इससे अच्छा है कि तुम हमें रखा दो, और कमाल की बात पता क्या है, इस पे हम तुम्हें इंटरेस्ट भी दे देंगे. तो एक तरीके से लोन ही हो गया कि भाई अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो और वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है तो दैट मींस आपने किसी को लोन दिया है. पक्का? तो ये लिखने में बात कुछ और, समझने में बात कुछ और.
तो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मैंने आपको बताया, जब भी कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस मनी या सरप्लस होता है तो सेंट्रल बैंक क्या बोलता है कि ये पैसा आप हमें रखा दो, इसमें हम आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट भी देंगे। पक्का? पर बात यहां पे नहीं होती है, बुक से हटके थोड़ी और बात बता देता हूं कि बच्चों जैसे रेपो रेट में आपको कमर्शियल बैंक, रेपो रेट में कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को सिक्योरिटी रखाता था और बोलता था कि हम आपसे रीपर्चेस कर लेंगे, वैसे ही रिवर्स रेपो रेट में जस्ट उल्टा होता है। क्या होता होगा? क्या होता होगा बताओ? सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को क्या बोलता है कि हम आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं, आप हमें बदले में वापस उसको रीसेल कर देना। पक्का? तो ये मैंने आपको थोड़ा आउट बाहर का एस्पेक्ट बताया, क्योंकि बिना कोलैटरल के, बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटी के काम होता नहीं है। पक्का? अगर रेपो रेट की बात करो, रिवर्स रेपो रेट की बात कर दो। पक्का? ये दोनों में सेम होता है कि कोलैटरल जरूरी होता है। पक्का? तो सिंपल सा बात ये समझेंगे कि क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा होता है तो सेंट्रल बैंक क्या बोलता है, आप हमें दे दो, इसमें बदले में हम आपसे हमसे इंटरेस्ट भी ले लेना। और क्योंकि उनके इंटरेस्ट रेट बहुत अट्रैक्टिव होते हैं तो कमर्शियल बैंक इस ट्रैप में फंस जाता है और वो क्या करता है, पैसे रखा देता है। पक्का? कंट्रोल प्रोसीजर देख लेते हैं। कंट्रोल प्रोसीजर इसका बहुत ही आसान होने वाला है। स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा सेंट्रल बैंक है और हमारा कमर्शियल बैंक है। तो जो आपका सेंट्रल बैंक होता है, आपका कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को क्या दे रहा है, पैसे दे रहा है। ठीक है? और इस पे जो आपका सेंट्रल बैंक है वो क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। तो बहुत सिंपल सी बात समझने की कोशिश करना कि जब भी हमें ये देखना है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा है, दैट मींस हमें कंट्रोल करना है पैसे को, तो उस समय जो सेंट्रल बैंक होता है वो अपना रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है। सर वो अपना रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा तो क्या होगा, बैंक ये सोचेंगे कि भाई हमें इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, हमारे फंड्स पे हम ज्यादा इंटरेस्ट कमा सकते हैं, हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो इस चक्कर में सेंट्रल कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, अपना एक्सेस या सरप्लस फंड किसके पास रखाएंगे, आरबीआई के पास रखा देंगे। और जब वो आरबीआई के पास रखा देंगे तो बच्चों उसकी लेंडिंग कैपेसिटी जो होती है कमर्शियल बैंक की, पैसे देने की जो क्षमता होगी वो कम हो जाएगी, और अगर वो कम होगी तो पैसे भी वो कम देंगे। पक्का? जस्ट उल्टा डिफ्लेशन में, हालांकि मैं आपको बता दूं कि रियल वर्ल्ड में रिवर्स रेपो रेट से डिफ्लेशन को कंट्रोल करना नहीं किया जा सकता उतने अच्छे से, या ये वो टूल नहीं है जिससे डिफ्लेशन उतने अच्छे से कंट्रोल किया जाए। फिर भी अगर कॉन्ट्ररी देखो तो ये समझो कि अगर रिवर्स रेपो रेट इन केस ऑफ डिफ्लेशन आपको देखना है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, अपना रिवर्स रेपो रेट को कम कर देगा। वो जैसे ही अपना रिवर्स रेपो रेट कम करेगा तो वहां पे जो कमर्शियल बैंक हो वो डिस्करेज होगा कि हम पैसे क्यों यहाँ पे आरबीआई के पास फंसाएं जबकि हमें इंटरेस्ट ही कम दे रहा है, रादर वो कस्टमर को देना चालू कर देगा जिससे उनको फायदा हो। क्लियर है? तो बहुत सिंपल शब्दों में अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाएगा तो कमर्शियल बैंक पैसा कहां रखाएंगे, आरबीआई के पास, क्योंकि उनका फायदा है। पक्का? रखाएंगे इन द फॉर्म, मतलब वो अपना एक्सेस फंड वहां रखेंगे जिसमें उनको इंटरेस्ट मिले, जिससे उनकी लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। पक्का? और कॉन्ट्ररी होगा, जब मनी सप्लाई कम होगा और हमें उनके हाथों में ज्यादा पैसे पहुंचाना है तो आरबीआई अपना रिवर्स रेपो रेट कम कर देगी, जिससे जो कमर्शियल बैंक होगा वो अपना पैसा रेदर देन आरबीआई के पास रखा है वो अपने पास ही रखना चाहेगा या लोगों को एक्स्ट्रा देना चाहेगा। तो आई होप सो दिस इज क्लियर, सिंपल। आप एक बार रीड भी कर सकते हैं स्क्रीन पे। कंट्रोल प्रोसीजर, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ एक्सेस मनी सप्लाई, reverse repo is to be increased, and in order to control the situation of deficient money supply, reverse repo rate has to be lowered। तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है आपके समझने के लिए। बैंक रेट जैसा यहाँ पे दो तीन चीजें नहीं आती हैं, ना ही रेपो रेट जैसा रिवर्स रेपो रेट अपने आप में ही इजी है। पक्का? तो आई होप सो आपने क्लियर है, समझ लिया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये देख लिया है बहुत अच्छे से कि रिवर्स रेपो रेट कैसे हेल्प करता है क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए या मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं हम। हमने जो लिस्ट बनाई थी उस लिस्ट में हमने बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उसके बाद हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन लिखा था, उसके बाद हमने सीआरआर और एसएलआर लिखा था। राइट? ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन को मैं लास्ट में रहूंगा। पर अभी जो मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, सर ये तो कहीं लिखा ही नहीं था, या वेरिएबल रिजर्व रेशियो ये तो कहीं लिखा ही नहीं था। कोई बात नहीं, ध्यान सुनते जाओ। जो हमने सीआरआर और एसएलआर लिखा था, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कि अभी आने वाले कुछ मिनटों में आपको पता चल जाएगा क्या है, उनको कंबाइन करके देखें तो उसके कॉम्बिनेशन को बोला जाता है एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशियो या लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। सो व्हाट इज माय लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट?
जो कमर्शियल बैंक हैं उनको लीगली दे आर बाउंड टू मेंटेन दिस रेशियो या दिस रिजर्व। दैट मींस अभी जो हम इसके अंदर देखने वाले हैं दो बातें आएंगी। पहला आएगा CRR दैट इज कैश रिजर्व रेशियो एंड नेक्स्ट आएगा SLR दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। पक्का? तो कमर्शियल बैंक को ये दोनों ही रेशियो मेंटेन करके चलने हैं। पक्का? अब ये क्या होते हैं हम एक एक करके देखते चलते हैं। पक्का? नंबर 1 कैश रिजर्व रेशियो। पक्का? सर कैश रिजर्व रेशियो क्या? बच्चों अपने एनडीटीएल का, सर एनडीटीएल क्या? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का एक मिनिमम परसेंटेज कमर्शियल बैंक को रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स विथ द सेंट्रल बैंक। क्या बोल दिया सर? रीड करो स्क्रीन पे। कैश रिजर्व रेशियो या CRR, it refers to the minimum percentage of NDTL that is net demand and time liabilities to be kept by commercial bank with central bank। सर अब समझाओ, सुनते जाओ। NDTL क्या? पहले तो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। नेट डिमांड मतलब डिमांड लायबिलिटीज में दो तरह की चीजें आ जाएंगी, आपके सेविंग अकाउंट में कितना पैसा, आपके करंट अकाउंट में पैसा क्या, राइट। टाइम लायबिलिटीज जिसमें टाइम रिस्ट्रिक्शन होता है जैसे कि आपके एफडी एंड ऑल। पक्का? तो इनको कलेक्टिवली क्या बोल दिया? NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। पक्का? तो दैट मींस मान लीजिए कि आपके सेविंग अकाउंट, आपके करंट अकाउंट, आपके फिक्स डिपॉजिट, ऐसे सारे कस्टमर्स के मिला के टोटल 100 रुपए है। पक्का? तो दैट दिस इज नोन एज NDTL। अब इसका कुछ मिनिमम परसेंटेज, वो परसेंटेज जो कि आरबीआई ने अपने गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, राइट, जो मैं आपको एंड में सारे परसेंटेज बताऊंगा। अभी हाइपोथेटिकल डेटा के थ्रू अपन काम कर रहे हैं, इमेजिनरी डेटा के थ्रू, बट अभी हाल फिलहाल सुनते जाओ। तो ये टोटल NDTL का एक मिनिमम परसेंटेज सारे कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखाना है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स, जिसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। जो लीगली इनको मेंटेन करना है, दे आर बाउंड टू मेंटेन रिजर्व, उनको बनाना ही है और रखाना ही है। पक्का? तो कैश रिजर्व रेशियो यहां तक बहुत ही सिंपल क्लियर है। मान लो NDTL अगर 100 रुपए है तो, और अगर आपका CRR 4% है तो NDTL का 4% आरबीआई के पास रखाना है। दैट मीन 100 रुपए का 4% विच इज 4 रुपीज किसको रखाने पड़ेंगे? आपके कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास। एक बात ये। पक्का? ठीक है। अब सर इसके थ्रू कंट्रोल कैसे होता है ये भी समझा दो। पक्का? पहले मैं एक एक करके आपको मीनिंग बता रहा हूं, फिर कंट्रोल प्रोसीजर बताऊंगा, क्योंकि कंट्रोल प्रोसीजर आपको सेम ही मिलने वाला है, फिर भी आप सुन लीजिए। पक्का? ठीक है। अगर कमर्शियल बैंक को ये पता चल गया कि लोगों के हाथों में पैसा ज्यादा है, मनी सप्लाई ज्यादा है, तो वो क्या करेगी मुझे बताओ? सर वो ये CRR का परसेंटेज बढ़ा देगी। मान लो जो हमारे एग्जांपल में अभी CRR का परसेंटेज 4% था, पक्का, वो बढ़ा के कर देगी अब 8%। फॉर एन एग्जांपल बोल रहा हूं, बढ़ा के कर देगी 8%। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? भाई साहब पहले आपको 100 में से 4 रुपए रखाने पड़ते थे आरबीआई के पास, अब उसी 100 में से 8 रुपए रखाने पड़ेंगे आरबीआई के पास। जब आपको रखाना ज्यादा पड़ेगा तो खुद के पास देने के लिए कम बचेगा, खुद के पास देने के लिए कम बचेगा। पक्का? तो आप लोगों को लोन कम दोगे। जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, जब लोगों के हाथों में पैसा कम है और पैसा पहुंचाना है तो ये 4% को कम करके 1 या 2% कर देंगे, तो लोगों के हाथों में पैसा ज्यादा पहुंचेगा, क्योंकि तब कमर्शियल बैंक को अपने पास देने के लिए ज्यादा पैसे बच जाएंगे। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है। पक्का? अच्छा सर स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, नेक्स्ट ये क्या? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में लिखा है, इट रिफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ NDTL। NDTL आई होप सब आपको पता है क्या? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज which commercial bank are required to maintain with themselves in form of liquid assets। सर ये क्या हो बोल दिया? इत्मीनान से सुनो। अपने NDTL का एक मिनिमम परसेंटेज जो कि कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास नहीं रखाना है, अपने ही पास रखना है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड असेट्स। सर लिक्विड असेट्स क्या? वो असेट्स विच इज क्विकली एंड इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, जैसे कि गोल्ड, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जैसे कि कैश इटसेल्फ। पक्का? तो या तो आप गोल्ड के रूप में, या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में, या तो कैश के रूप में ही पैसा रखो, पर अपने पास रखो। तो अपने NDTL का एक मिनिमम परसेंटेज जो कि कमर्शियल बैंक को अपने ही पास रखना है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, उसको क्या बोलेंगे? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो।
पक्का। अब कंट्रोल प्रोसीजर क्या, सेम सीआरआर की तरह। अगर अपने पास आपको पता है कि मान लो एसएलआर सिंपल सा था, फॉर एन एग्जांपल मान लो एसएलआर 10% है, पक्का नॉर्मल सिनेरियो में। अब सेंट्रल बैंक को पता चला कि लोगों के हाथों में पैसा ज्यादा है, तो भाई साहब ये 10% को बढ़ा के कर देगा 15%। इससे क्या होगा, भाई साहब आपके पास अगर 100 रुपए हैं, पहले आप 10 रुपए काट के अपने ही पास रखते थे इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट, तो आपके पास देने के लिए 90 बचता था। पर अगर अब पता है कि लोगों के हाथों में पैसा ज्यादा है, आपको कम पहुंचाना है, तो आप ये 10% को बढ़ा के आरबीआई क्या कर देगा 15%। तो आपको 100 में से अब 15 अपने पास रखने पड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट, बच जाएंगे 85 लोगों को देने के लिए। तो जब बचेगा कम तो दोगे कम, पक्का। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर लोगों के हाथों में पैसा पहुंचाना है तो एसएलआर के रेट को कम कर दो, 10% से कम करके 5% कर दो। 100 रुपए का पहले 10% रखते थे, 10 रुपए अपने पास, अब 5% रखो, 5 रुपए अपने पास इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, तो देने के लिए ज्यादा बचेगा 95 लोगों को, तो लोगों के हाथों में पैसा ज्यादा जाएगा, पक्का। कंट्रोल प्रोसीजर आपको कहीं भी डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि चीजें एक जैसी दिखेंगी आपको, क्योंकि इनका इंपैक्ट एक जैसा ही पड़ने वाला है, इसलिए इसको क्वांटिटेटिव मेथड्स कहते हैं, पक्का। चलिए, तो एक बात मुझे बताना, सर ये सीआरआर और एसएलआर की जरूरत ही क्या। बच्चों सीआरआर और एसएलआर इसलिए बनाया जाता है ताकि बैंक को अपने पास सॉल्वेंसी बनाए रहे। सर सॉल्वेंसी क्या, बेटा मान लो बैंक ने बहुत सारे बैड लोन दे दिए, ऐसे लोन जो रिकवर नहीं होते, नीरव मोदी विजय माल्या टाइप के लोगों को लोन दे दिए, रिकवर नहीं होते, तो इसके पास बैंक कहीं बैंकरप्ट ना हो जाए, बैंक के पास दिवालिया घोषित ना हो जाए, तो खुद भी तो कुछ फंड या पैसे होने चाहिए, इसीलिए सीआरआर और एसएलआर बैंक को मेंटेन करना पड़ता है। तो सर बैंक को सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है कि एसएलआर, बेटा दोनों को ही इकट्ठा एक साथ मेंटेन करना पड़ता है, और जब दोनों को इकट्ठा मेंटेन करते हैं तो उसकी हेडिंग जो आती है उसको बोलते हैं एलआरआर। एलआरआर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सीआरआर प्लस एसएलआर, पक्का। एलआरआर मींस लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, या उसका दूसरा नाम वेरिएबल रिजर्व रेशियो। तो आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। एक बार और बताए तो डिफरेंस क्या है, अपने टोटल एनडीटीएल का मिनिमम परसेंटेज जो आपको आरबीआई के पास रखना है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, उसको कहते हैं सीआरआर, और अपने एनडीटीएल का मिनिमम परसेंटेज जो आपको अपने पास ही रखना है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, उसको बोलते हैं एसएलआर। चलिए, तो ये जो चार्ट दिया है, ये चार्ट मैंने रेफरेंस के लिए पुराना ही था, पर आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा, उसको आपको देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे एग्जांपल समझ में आ गया है। अगर आपको इंडिविजुअली लेके बताऊं तो आप ऐसा समझ लेना कि सीआरआर को ऐसा समझ लो इंडिविजुअली कि आरबीआई पहले ने 10 किया था, फिर 30 किया, फिर 5 किया। 30 जब किया होगा जब लोगों के हाथों में पैसा ज्यादा है तो उसने सीआरआर बढ़ा दिया, 5 जब किया जब लोगों के हाथों में पैसा कम है तो सीआरआर उसने कम कर दिया। एसएलआर के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो तो ऐसा ले लो, 10 30 5, जब ज्यादा था तो एसएलआर बढ़ा के 10 से 30 कर दिया, तो लोगों के हाथों में पैसा कम पहुंचा, जब मनी सप्लाई कम था तो उसको 10 से कम करके 5 कर दिया एसएलआर को, खुद के पास आपके पास 95 ज्यादा बचा तो आपने दिया ज्यादा। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, पक्का। तो कंट्रोल प्रोसीजर सेम है, देख लोगे आप, कंट्रोल प्रोसीजर लिखा हुआ, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ एक्सेस मनी सप्लाई, प्लीज इग्नोर कर दिएगा, वहां पर रिवर्स रेपो है, वो गलती हो गई, पर आप इसको पढ़ लीजिएगा। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ excess money supply, CRR and SLR is to be increased. In order to control the situation of deficient money supply, CRR and SLR has to be lowered. तो सेम प्रोसेस है, सेम जैसा अभी तक चल रहा था, पक्का। तो आपने देखा बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR एंड SLR, इन सारी चीजों में एक ही चीज हो रही है कि भाई अगर आपको पता है लोगों के हाथों में पैसा ज्यादा है तो इन सारे रेट्स को बढ़ा दो, अगर पता है कम है तो इन सारे रेट्स को गिरा दो, पक्का। तो आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर, आप यहां से इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात और बता देता हूं आपको जस्ट जनरल, कि बच्चों जो कमर्शियल बैंक सीआरआर मेंटेन करता है आरबीआई के साथ ना, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, नो इंटरेस्ट, पक्का। इसलिए जो बैंक होता है वो चाहता है कि कम सीआरआर हमें मेंटेन करना पड़े ताकि ज्यादा पैसा हमारे पास खुद बचे तो हम लोन ज्यादा दे पाए, क्योंकि हमको वैसे तो रखने से कोई इंटरेस्ट मिल नहीं रहा, ठीक है। और जो एसएलआर है बच्चों, उस पर उनको इंटरेस्ट मिलता है, पक्का। ये जस्ट जनरली बता दिया, आप चाहें तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, बस सुन लीजिए, पक्का। बाकी इसकी वर्किंग और मीनिंग मैंने आपको समझा दी, पक्का। चलिए हम आगे चलते हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे आज के लेक्चर का जो लास्ट क्वांटिटेटिव टूल है, हमारा क्वांटिटेटिव टूल भी लास्ट ही बच रहा है, वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ। सर अभी ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या, इत्मीनान से समझने की कोशिश कीजिएगा, हम बेस लेवल से समझने की कोशिश करते हैं क्या है।
जितना बेसिक हो सकता है वो समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये टॉपिक अपने आप में ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है अगर एडवांस लेवल पे समझना चाहे तो, पर हम उतना जरूर समझेंगे जितना हमारे लिए जरूरी है। पक्का। ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ेंगे, पहले वहां पे क्या लिखा हुआ है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसको हम प्यार से ओएमओ भी बोलते हैं, इट मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक टू द पब्लिक या कमर्शियल बैंक इन द ओपन मार्केट। पक्का। इत्मीनान से सुनने की कोशिश करना। अभी तक जो हमने चीजें पढ़ी थी उससे थोड़ा सा हटके, क्योंकि कंट्रोल प्रोसीजर में कुछ बातें चेंज हो जाएंगी। लॉजिकली बातें सेम रहेंगी, बट हाँ परसेंटेज वाइज यहाँ पे काम नहीं हो रहा होगा। आप देखेंगे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले कि आरबीआई सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में परचेज या सेल करती है, इसका मतलब है ओपन मार्केट ऑपरेशन। सर ये तो हिंदी में बोल दिया, अब समझने की कोशिश करो बच्चों। आरबीआई क्या करता है, पहली बात, सिक्योरिटीज क्या होती हैं, बॉन्ड्स। ठीक है, आप जैसे आगे अभी क्लास में पढ़ेंगे 12th में अकाउंट्स में, जब आप शेयर्स एंड ऑल समझेंगे तो आपको समझ में आएगा सिक्योरिटीज क्या होती है, राइट। जैसे कि मान लीजिए मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, मैंने कहीं पे पैसे लगाए हैं, जहां पे मुझे अभी मैंने पैसे लगाए, मुझे 5 साल बाद उसमें वो रिटर्न मिलेगा। तो मान लीजिए मैंने 100 रुपए लगाए, 5 साल बाद मुझे उसके 500 रुपए मिल रहे हैं, तो ये एक तरीके से मैंने एक सिक्योरिटी या एक बॉन्ड खरीद लिया जिसके अगेंस्ट मुझे पैसे मिल रहे हैं। पक्का। वैसे ही आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में पब्लिक को खरीदता है, पब्लिक से खरीदता है या पब्लिक को बेचता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। सर कैसे, और ये होता क्या है, क्या आरबीआई खुद जाता है लोगों तक कि ये लो भाई सिक्योरिटीज, ये लो भाई सिक्योरिटीज, ये लो भाई बॉन्ड्स खरीद लो। पक्का। पहली बात तो बता दूं सिक्योरिटीज के लिए, सिक्योरिटीज जनरली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, ट्रेजरी बिल होते हैं, जो कि जिनको परचेज या सेल किया जाता है। पक्का। तो क्या ये आरबीआई खुद जाके करता है, नहीं, आरबीआई इसको स्टॉक मार्केट के थ्रू करता है। पक्का। आरबीआई इसको स्टॉक मार्केट के थ्रू, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू इसको ऑपरेट करने की कोशिश करता है, राइट, ओपन मार्केट में, जिसमें पब्लिक भी पार्टिसिपेट कर सकती है, बैंक भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, राइट। अभी पॉइंट ऑफ फोकस पब्लिक पे रखिएगा तो एग्जांपल बहुत से समझ में आएगा। पक्का। अब क्योंकि एक ये आरबीआई है, पक्का, और ये ओपन मार्केट है, पब्लिक है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ये आरबीआई इस पब्लिक को एक सिक्योरिटी या एक बॉन्ड को बेच के या खरीद के कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, ये देखने की कोशिश करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। पक्का। ठीक है, चलिए चलिए ध्यान से देखेंगे। ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, हाँ जी सर, ये पब्लिक है। पक्का। क्लियर है। अब कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है ये समझिएगा। अच्छा मुझे बताना, अगर आपके हाथों में 10 रुपए है और मेरे पास कोई एक प्रोडक्ट है, अब मुझे बताना कि मेरे को अगर आपसे वो 10 रुपए आपके हाथों से छीनने हैं, तो उस प्रोडक्ट को मुझे आपको बेचना चाहिए या आपसे खरीदना चाहिए। सर मतलब, अरे अगर आपके पास 10 रुपए है तो भाई साहब मैं आपको कोई चीज बेचूंगा, तब तो वो 10 रुपए मेरे पास आ जाएंगे, एक तरीके से आपके हाथों में से वो पैसे चले गए। तो जैसे मान लेते हैं मैंने आपको एक पेन बेचा है, मैंने आपको एक पेन बेचा है और उस पेन को आपको बेचा और बदले में आपसे क्या ले लिए, 10 रुपए। पक्का। तो आपके हाथों से इनडायरेक्टली पैसे चले गए। सिमिलरली मैंने उस पेन को, एक ये भी तरीका हो सकता है कि मुझे अगर आपके हाथों में पैसा पहुंचाना है तो वो पेन मैं आपसे खरीद लूं, अगर वो पेन मैं आपसे खरीद लूंगा तो बदले में मैं आपको पैसे दूंगा, तो आपके हाथों में पैसा पहुंचे। सर ये क्या बता रहे हो बेटा, उस पेन को रिप्लेस कर दो गवर्नमेंट सिक्योरिटी से या बॉन्ड से, जो कि पब्लिक को बेची जाती है और पब्लिक से खरीदी जाती है। पक्का। जैसे कि मान लीजिए कि हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पब्लिक को बेचनी है, और ये कब बेचनी है, अगर हमें ये पता चल जाए कि मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है, लोगों के हाथों में पैसा ज्यादा है। तो ठीक जैसे इस एग्जांपल में मैं आपको पेन बेच रहा था जिससे पैसा मेरे पास आ रहा था, वैसे ही आरबीआई अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को थ्रू स्टॉक मार्केट लोगों को बेचेगा। जैसे वो लोगों को बेचेगा तो लोगों के पास से पैसे कम हो जाएंगे, लोग अपने पैसे उस सिक्योरिटीज को खरीदने के लिए, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि जनरली उसमें इंटरेस्ट रेट अच्छा रहता है, तो वो सिक्योरिटीज को खरीदने के लिए लोग क्या करेंगे, अपने पैसे फंसा देंगे।
तो एक तरीके से मार्केट से लिक्विडिटी कट डाउन हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल में स्क्रीन पे देखिए, अगर मार्केट में 100 रुपए थे और आरबीआई ने 10 रुपए की सिक्योरिटी बेची, पक्का, तो मान लेते हैं कि उस 100 रुपए में से 10 रुपए की सिक्योरिटीज जो बेची गई, तो उससे 10 रुपए कहां पे चले गए? आरबीआई के पास। तो इस मनी सप्लाई में से कितने मनी कट हो गया? 10 रुपए कट हो गया और 90 रुपए बचे, मतलब 10 रुपए से लिक्विडिटी कम हो गई, मनी सप्लाई कम हो गया। तो जब मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, मनी सप्लाई को कम किया जाना चाहिए, तो यहाँ पे रेट एंड ऑल की बात नहीं करते, यहाँ पे खरीदने और बेचने के थ्रू होता है। तो जब मनी सप्लाई को कम करना है, तो आरबीआई अपनी इन सिक्योरिटीज को, इन बॉन्ड्स को क्या करता है? लोगों को बेचता है। जब लोगों को बेचेगा, सेल करेगा, तो लोग पैसा आरबीआई को देंगे, तो मार्केट से लिक्विडिटी बाहर चली जाएगी, पैसे कम हो जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर हमें पैसे पहुंचाने हैं तो क्या करने पड़ेंगे? भाई साहब, मैं आपसे वो पेन खरीद लूंगा, जैसे ही मैं आपसे वो पेन खरीदूंगा तो मैं आपको क्या दूंगा? जैसे मैं खरीदूंगा तो मैं आपको क्या दूंगा? पैसे दूंगा, तो आपके हाथों में पैसा चले जाएगा। देखेंगे, अगर मुझे आपके हाथों में पब्लिक को पैसा पहुंचाना है, तो मुझे उनसे परचेज करना पड़ेगा, पक्का। तो ये कब होता है? जब मनी सप्लाई कम हो या डिफिशिएंट मनी सप्लाई। एग्जांपल में देखो, अगर से मार्केट में 90 रुपए थे और मुझे पता है और पहुंचाने हैं, तो मैं क्या करूंगा? मैं आपसे वो सिक्योरिटीज खरीद लूंगा। जब मैं आपसे सिक्योरिटीज खरीदूंगा तो मैं आपको पैसे दूंगा, और जब मैं आपको पैसे दूंगा तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, पक्का। तो सर, लोग पैसे मार्केट सिक्योरिटीज खरीदेंगे भी? हाँ बेटा, खरीदते हैं, क्योंकि जनरली ये सिक्योरिटीज डिस्काउंट पे इश्यू होती है। सर, डिस्काउंट पे इश्यू होने का मतलब क्या? अभी सिर्फ सुन लो, क्योंकि जब आप शेयर चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी कि मैंने 100 रुपए की चीज 90 रुपए में आपको बेच दी। सर, क्या बात कर रहे हो? मतलब ऐसे समझ लो कि 100 रुपए की कोई चीज थी, आपने 90 रुपए की में से खरीदी, और मैंने बोला कि भाई तुझे मैं 4 दिन बाद इसको वापस करूंगा, जब तुझे 100 रुपए पूरे दूंगा। तो भाई फायदा आपका है ना, आपने 90 रुपए में खरीदा, और जब आपको वापस मिलेगी, कितने की मिलेगी? 100 रुपए की। तो इसीलिए लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, जो आरबीआई के थ्रू ओपन मार्केट में ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेल और परचेज होती है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे उनको फायदा भी होता है, पक्का। तो बच्चों, ओपन मार्केट ऑपरेशन को अगर सम अप करके करूं तो जनरली कुछ नहीं होता है, कुछ चीजें टेक्निकल है, कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो आपको अच्छे से नहीं भी पता है, इसलिए आप बस सुन लीजिए। जैसे कि अभी आपको बिल्कुल नहीं पता बॉन्ड सिक्योरिटीज एंड ऑल क्या होती है, पर कोई बात नहीं, सिर्फ सुन लीजिए। ओपन मार्केट में, यानी कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के थ्रू आरबीआई सिक्योरिटीज को, बॉन्ड्स को, ठीक है, क्या करता है? खरीदता और बेचता है। जैसे आपके एग्जांपल में पेन को खरीदे और बेच रहे थे, पक्का। तो इस खरीदने बेचने के जरिए वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। अगर लोगों के हाथों में पैसा ज्यादा है या मनी सप्लाई ज्यादा है, तो वो क्या करेगा? वो सेल करेगा सिक्योरिटीज को। सिक्योरिटीज को सेल करेगा तो लोग उसको खरीदेंगे और पैसा अपना फंसा लेंगे, मार्केट से पैसा चले जाएगा, पक्का। और ऑन दी अदर हैंड, अगर लोगों के हाथों में पैसा पहुंचाना है, पक्का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उनसे खरीदना पड़ेगा, लोगों से खरीदूंगा तो ऑन दी इसी बहाने उनका क्या पहुंचेगा? पैसा पहुंचेगा और मार्केट में पैसा बढ़ेगा, पक्का। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक टू द पब्लिक या कमर्शियल बैंक इन ओपन मार्केट। ये सिक्योरिटीज जनरली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, जो क्या होती हैं? ओपन मार्केट में थ्रू आरबीआई क्या होते हैं? इनकी ट्रेडिंग होती है, पक्का। तो अब ये रीड कर लीजिए कंट्रोल प्रोसीजर। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ एक्सेस मनी सप्लाई, आरबीआई सेल सिक्योरिटीज। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट मनी सप्लाई, आरबीआई परचेज सिक्योरिटीज, पक्का। तो अभी हमने जो कवर किया वो ये देखा कि मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। मैं पहले भी बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, पक्का। तो ये जितनी बातें हमने पढ़ी, सारी बातें ध्यान से एक बार देख लो। बैंक रेट हमने पढ़ लिया, रेपो रेट पढ़ लिया, रिवर्स रेपो रेट पढ़ लिया, हमने सीआरआर पढ़ लिया, हमने एसएलआर पढ़ लिया, और ओपन मार्केट ऑपरेशंस पढ़ लिया। जो नेक्स्ट लेक्चर बच्चों बैंकिंग का होगा वो लास्ट लेक्चर होगा। वो लेक्चर थोड़ा लेंदी भी होगा, ये भी आएगा, थोड़ा सा लेंदी हो चुका है, बट क्योंकि कंटेंट है इसलिए मुझे डिलीवर करके समझाना है, मैं सारी चीजें शॉर्ट में नहीं कर सकता, जहाँ रिक्वायर्ड है वहां बताना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर इसका लास्ट लेक्चर होने वाला है बच्चों। बैंकिंग चैप्टर का नोट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, आप नोट्स देख सकते हैं, नोट्स के थ्रू आप पढ़ाई कर सकते हैं, और कल की क्लास में आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस शीट भी प्रोवाइड हो जाएगी, पक्का। तो आई होप सो अभी तक आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा, आप देख रहे हैं, आपने लाइक किया, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आपको कुछ भी डाउट एंड ऑल होता है एप्लीकेशन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो जरूर कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, पक्का। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में।